नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए उनसे परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ नितिन केडिया हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं AIJGF के। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और रवि देवरा है कुबर्जी ग्रुप से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमारे साथ दिनेश सोनी होंगे, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के और मसालों के कारोबारी है। और साथ ही पूनम चंद गुप्ता होंगे, टर्मरिक कमेटी NCDX के हेड करते हैं और साथ ही हल्दी के कारोबारी भी हैं। तो ये सारे के सारे मेहमान आज आपको कमोडिटी मार्केट में मदद करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत आज करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि आज यहाँ पर भारी गिरावट दिख रही है। करीब करीब 4,000 रुपए की गिरावट गोल्ड में है। रिकॉर्ड से देखें तो 6,500 रुपए से भी ज़्यादा सोने का भाव नीचे आ चुका है। अप्रैल में हमने जो भाव देखा था रिकॉर्ड 99,358 का, वहाँ से तेज गिरावट कह सकते आई है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि US चीन में जो ट्रेड डील हुई है और टैरिफ घटाने को लेकर दो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी तैयार हो गई हैं। और साथ ही भारत और पाकिस्तान में सीज फायर से भी जो सेफ हेवन बाइंग मिल रहा था, जो रिस्क प्रीमियम था, वो यहाँ पे कम होते दिख रहा है। नितिन जी, आपने कहा था कि यहाँ पे मुनाफा वसूली काफ़ी दिख सकती है और वो हालांकि उसमें देरी जरूर हुई है, लेकिन अब वो गिरावट शुरू हो चुकी है। क्या लग रहा है, 90,000 के नीचे भी सोना आ सकता है क्या? नमस्कार विश्वमन जी। नमस्कार सर। 15 मार्च के बाद हम लोगों ने जितनी बार भी बात करी तो मैंने एक बोला था कि 16 मई के आसपास से जो है हमें मुनाफा वसूली दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 16 मई के आसपास जो CPI का डेटा आएगा वहां से गोल्ड में जो है वो हम देखेंगे कि मंदी बनना शुरू हो जाएगी। और आज देखें तो आज 12 मई है और सोना लगभग 4,000 रुपए टूट चुका है। तो ये जो US और चाइना का मेल मिलाप अभी दोबारा हुआ है, या हम जिसको कहें कि जो डाइवोर्स की बात चल रही थी और जो वापस मीडिएशन हुआ और जो वापस बातें हुई हैं, उसकी वजह से हमने देखा कि जो मुनाफा वसूली थी वो काफी हावी है आज सुबह से सोने में। और अगर मैं आगे आने वाले समय की बात करूं तो $3185, $3180 के आसपास एक माइनर सा सपोर्ट बना हुआ है। वो अगर टूट जाता है और अगर हम 3180 के नीचे क्लोजिंग देख लेते हैं तो सोना हमें आने वाले समय में $3,050 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और खासकर मैं ज्वेलर्स कम्युनिटी की बात करूं तो हमारे लिए ये ब्लेसिंग इन द डिसगाइज है, क्योंकि आज 4,000 रुपए गिरने के बाद हम ये देख रहे हैं कि काफी डिमांड जो है वो निकल के सामने आई है। और इस तरह की डिमांड जो है वो काफी समय के बाद देखने को मिली है। और इनफैक्ट डिमांड को देखते हुए, और चूंकि पिछले काफी समय से होलसेलर्स ने जो है या रिटेलर्स ने अपने स्टॉक को जो है वो बढ़ाया नहीं था, लेकिन आज की मंदी को देख के लग रहा है कि स्टॉक्स को बढ़ाया जाना चाहिए। और नई खरीदारी जो है वो होलसेलर लेवल पे भी आज हमको देखने को मिल रही है। और इसी को देखते हुए भोपाल में जो है 21-22 जून को ज्वेलरी एग्जीबिशन भी एक लॉन्च की गई है, ताकि जो B2B हमारी जो लोग हैं वो इसको और ले सकें। विश्वमन जी, अच्छी बात है, ज्वेलर्स के हिसाब से भी अच्छी बात है। अगर भाव नीचे आएंगे तो ग्राहकी भी उनकी बढ़ेगी। आपने कहा 3,050 कॉमिक्स पर, अगर उसे रुपए टर्म में देखें तो कितना भाव नीचे आ सकता है? MCX के घरेलू बाजार के हिसाब से बता दीजिए। चल रहा है और $3220 से अगर मान लीजिए मैं $3,050 की बात करता हूँ तो ये $170 होता है। तो $170 में लगभग 4,500 रुपए के आसपास का डिफरेंस आता है। तो मुझे लगता है 88,500 के आसपास हमें इसे देखने को मिल सकता है। लेकिन आज इस तरह की जो गिरावट आई है वो डेली देखने को मिलेगी, उसमें संशय है, क्योंकि आज जो है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड भी गिरा हुआ था। और जैसा कि आपने कहा, इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर की वजह से हमने रुपए में भी एक मजबूती देखी, जिसका भी इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड में आ रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर 3180 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हम जरूर इंडियन मार्केट में भी इसको 88,500 या 89,000 जो है उसको हम आने से रोक नहीं पाएंगे, और ये आएगा ही आएगा। तो ऐसे समय में मेरी निवेशकों को और ट्रेडर्स को एक सलाह है कि जो फॉलिंग नाइफ है उसको आप कैच करने की कोशिश मत करिए कि 1 लाख गया था या 98 गया था और वहां से 6,000 रुपए गिर गया सोना, या एक ही दिन में 4,000 रुपए गिर गया तो 500 रुपए तो बढ़ेगा, उसके लिए हम बाय कर लेते हैं। इस तरह की चीजें मत करिए जब तक ट्रेंड जो है वो दोबारा पॉजिटिव नहीं हो जाता है। जब तक गोल्ड जो है वो वापस अपने आवरली चार्ट्स के ऊपर 9 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, या MACD इंडिकेटर बहुत लोग यूज करते हैं, वो थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं देता है, तब तक हमें किसी भी तरह की बाइंग से जो है
वो बिल्कुल बचना चाहिए विश्वमोहन जी। या फिर मान लीजिए कोई ट्रम्प का स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें वो वापस बोलते हैं कि हाँ चाइना से कि हम आपके हैं कौन, तो वहां पे जरूर हम बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तब तक हमें बाइंग से जो है वो टोटली बचना चाहिए विश्वमोहन जी। एक सवाल है चांदी को लेकर। चांदी में शुरुआती कारोबार में गिरावट कम थी, लग रहा था जो ट्रेड डील हुई है ये ग्रोथ को सपोर्ट करेगा क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है और उस तरह की तेजी गोल्ड के तर्ज पे नहीं आई थी। लेकिन चांदी भी अब तेजी से नीचे आई है, 2% से ज्यादा की गिरावट चांदी में भी दिख रही है। 94,500 के आसपास चांदी घरेलू बाजार में आ गई है। यहां से और गिरावट आपको नितिन जी दिख रही है चांदी में? विश्वनाथ जी, चांदी ने आज सुबह से ही गलत साबित किया है, क्योंकि जिस समय ये न्यूज आई थी उस समय हमें लगा था कि जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है वो 95-96 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि हम गोल्ड में जो है ज्यादा गिरावट देखेंगे और चांदी जो है वो या तो फ्लैट रह सकती है या हो सकता है पॉजिटिव भी क्लोज दे दे। पर चूंकि गोल्ड नीचे आया तो गोल्ड के साथ साथ हमने देखा चांदी में भी लोगों ने जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग या घबराहट की वजह से उन्होंने सेलिंग रखी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि चांदी में 93,000 93,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनता है, तो वहां पे जो है चांदी वहां से एक सपोर्ट ले सकती है। चांदी में अभी फिलहाल जो है बिकवाली करने से हम लोग बच रहे हैं, क्योंकि चांदी में मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की ये जो न्यूज अभी आगे बढ़ती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि आपने जैसे बताया कि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल है, तो इसका यूज जो है ये बेस मेटल को भी ट्रैक करती है। तो बेस मेटल्स जो है वो चूंकि आज मॉर्निंग से पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन जैसे ये गोल्ड का फेस थोड़ा मतलब गोल्ड की जो गिरावट है इसकी वेलोसिटी कम होती है, तो वहां से फिर हम सिल्वर में एक बाउंस देखेंगे। पर हाँ, सिल्वर अभी हम शॉर्ट करके नहीं चल रहे हैं, सिल्वर में हम शॉर्टिंग से बच रहे हैं। शुक्रिया नितिन जी, वक्त दिया और बताया सोने चांदी में क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते, दर्शकों के सवालों के साथ ही अब शुरुआत कर लेते हैं। हमारे बाकी तीनों मेहमान बने हुए हैं। महेश सवाल है, सोने में कितनी गिरावट और आने की उम्मीद है? बेहतर सवाल है। रवि जी आपसे मेरा सवाल होगा, और कितनी गिरावट की उम्मीद करनी चाहिए? महेश जी का सवाल है। जब से आज डे ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है, 3 से 4 इवेंट हुए उसका डिस्काउंट कर रहे हैं। इसमें यूएस ईरान हो, इंडिया पाकिस्तान, चाइना, यूएस एंड रशिया यूक्रेन, तो सारे जो पीपी फंडामेंटल्स है वो थोड़े प्राइसेस के लिए नेगेटिव है और उस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में भी बढ़त आई है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट इज अराउंड 91,700 टू 91,500। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको मंथ्स के बाय करना है तो एटलीस्ट वो लेवल तक वेट करें, क्योंकि यहाँ पे जो गिरावट इवेंट बेस्ड, तो इवेंट बेस्ड गिरावट शायद यूएस मार्केट ओपनिंग होने के बाद और बढ़ सकती है, जिसका फोकस रखें। क्योंकि जो टैरिफ के रेट जहाँ पे लाए हैं, आई थिंक मार्केट के एक्सपेक्टेशन करीबन 50 to 60% थे, उसके सामने 10 to 30% दोनों में टैरिफ डील हुई है। मुझे लग रहा है कि इससे आपको सेकंड हाफ में यूएस ओपनिंग के बाद और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से गहराता हुआ दिख सकता है। पीयूष है, सोने चांदी के लिए ट्रेड कॉल जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, गोल्ड और सिल्वर के लिए ट्रेड कॉल क्या है इनके लिए, पीयूष जी के लिए? जी नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार अगर सर। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड और मोमेंटम आज काफी दिनों बाद कमजोर हुए हैं। मुझे लगता है कि ये कमजोरी जारी रहनी चाहिए। जैसा कि अगर डॉलर टर्म्स में बात करी जाए तो मुझे लगता है कि 3,150, 3,100 और 3,018 ये तीनों लेवल आने वाले समय में संभावित रहेंगे। अगर पुल बैक की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि कॉमेक्स के भाव में 3240-45 या 3253 तक के भाव अगर मिलते हैं तो यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। जहां तक बात करें एमसीएक्स की, तो मुझे लगता है कि एमसीएक्स में 93,100 93,050 के आसपास कहीं भी सोना वायदा मिलता है तो 93,500 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करनी चाहिए। 92,300 92,600 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगर नीचे की बात करें तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते में बाजार 90,000 के नीचे भी संभावित रहेगा। अगले दर्शक हमारे साथ अरविंद जैन हैं। 31 मई तक चांदी में तेजी आएगी या गिरावट? 31 मई तक के लिए चांदी का आउटलुक क्या है प्रथमेश जी? 31 में यानी करीब नेक्स्ट फोर्टनाइट के लिए मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ से शिफ्ट हो रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार 87,000 या से करीब और डायरेक्शन की गहराई उम्मीद कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी जो है ये वॉलेटाइल रह सकता है और रुख जो है नीचे की तरफ का है। 87,000 तक आपको एक काउंटर देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ सतपाल है हरियाणा से और परवीन है पुणे से। नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं, खरीदें या बेचें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? इन दोनों के लिए नेचुरल गैस पे रवि जी क्या सलाह है?
मेरे हिसाब से तीसरी बार नेचुरल गैस 320 का लेवल के ऊपर रहने के लिए नाकाम रोक हुआ है और यहाँ से काफी स्टीप रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है। 320 के जितने करीब मिले बेच के चले फ्यूचर। 326 के स्टॉप लॉस के साथ एक प्रॉफिट बुकिंग 305 तक आ सकता है, वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सेलिंग का ट्रेड लेना यहाँ पे योग्य होगा। एंड पर्टिकुलर जो सेकंड रीजन है कि जिस हिसाब से जो यूरो के फ्यूचर प्राइसेस स्पॉट प्राइसेस जो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन अगर कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो प्राइसेस के लिए ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको फंडामेंटल रीजन से इमर्ज होता हुआ दिख सकता है। ओके, राकेश है मध्य प्रदेश से। क्रूड यहाँ से कितना ऊपर जाने की उम्मीद है? आप बताइए प्रथमेश जी, क्रूड में कितनी तेजी यहाँ से और लग रही है आपको? $66 तक नाइमेक्स WTI क्रूड दिख रहा है, तो करीब यहाँ से और $3 से $4 दिख रहा है। MCX में करीब 5600 तक ऊपर वाला जो भाव है वो दिख सकता है। मेरे ख्याल से बट इसको डिप्स में खरीदे, 5250 के आसपास इसको खरीदे। 5150 का स्टॉप लगा और टारगेट ऊपर में 5450 पॉसिबिलिटी है, ये निकाल देता है तो 5600 भी जल्द आ सकता है। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ पवन कुमार है। कॉपर और जिंक में आज के लिए क्या रणनीति बनाएं? रवि जी, कॉपर और जिंक पर आपका आउटलुक क्या है? दोनों में आउटलुक पॉजिटिव है। आज शायद रुपए की वजह से इतना ज्यादा आपको प्राइस में मोमेंटम नहीं दिखा है। दोनों में बाइंग की ही रिकमेंडेशन होगी। कॉपर में बाय करें 852 के करीब, टारगेट 864 का होगा। 845 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। और जिंक में भी बाय करें 255 के टारगेट के लिए। 240 से ही चाइना मार्केट, क्योंकि आज बंद होते हुए 12:30 के बाद ही ये न्यूज आए थे, तो कल चाइना के मार्केट जैसे ओपन हो गए, एक सेकंड राउंड आपको मेटल्स में आता हुआ दिखेगा तेजी का, तो वहां पे बाइंग करना है। 2 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे, एक अच्छी तेजी यहाँ पे और भी ड्यू है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर पर क्या आउटलुक है? कॉपर पर भूपेश जी आपकी राय? जी सर, कॉपर की बात करें तो 855-56 के आसपास जाकर कॉपर में एक रेसिस्टेंस दिखाई देता है। मुझे लगता है कि कॉपर के भाव में 851 के नीचे जाने पर कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए। 856 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है नीचे में 844, 841 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ अनिरुद्ध अग्रवाल है। 4810 के भाव पर क्रूड इन्होंने शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए रवि जी इनको? मेरे हिसाब से अभी तो काफी आउट द मनी हो चुका है। 5400 के करीब प्राइसेस गए। यहाँ से अभी भी ऐसा लग रहा है कि 100 रुपीज तक के एक अपसाइड आपको आते हुए दिखेगी, अगर क्रूड में आपका क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या करें आप, 5500, 5600 ऐसे कॉल बेचते रहे और आपके कोस्ट को है ऊपर लेते रहे, आई थिंक पुट सॉरी, एंड आपके कोस्ट को ऊपर लेते रहे। इससे क्या होगा कि आपकी एक एवरेजिंग होगी और धीरे धीरे आपको कोस्ट को 5000 के ऊपर लाना होगा। लॉस बुक करने की एडवाइस ये लेवल पे नहीं है मेरे हिसाब से। पुट राइटिंग करके अभी कोस्ट कम करते रहे। ऑल ओवर 5500 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में 65-66 के करीब बड़ा रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटी सी अपसाइड है, उसके लिए आप पुट बेच करके आपकी पोजीशन को एज कर सकते हैं। बेस मेटल्स पर आपकी टॉपिक क्या होगी प्रथमेश जी? मुझे कॉपर में बाइंग करने की सलाह है। 861 ऊपर का टारगेट, 851 एंट्री पॉइंट, 847 स्टॉप। बेस मेटल पे आपकी कॉल आ चुकी है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हर्षिता हैं दिल्ली से। इस दीपावली तक सोने का भाव कहां तक जाएगा? रवि जी, दीपावली तक का आउटलुक चाहिए इनको गोल्ड का। मेरे हिसाब से इमीडिएट टर्म्स में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर होगा। और वैसे भी देखे तो आई थिंक अक्षय तृतीया के बाद टिल जून प्राइजेस में गिरावट का ही दौर होता है, वो फंडामेंटल फैक्टर्स चेंज होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी बाइंग का काउंटर रिस्क नहीं लेना चाहिए, काफी ओवर वैल्यूड कमोडिटी हो चुकी है। एक बार 90,000 के नीचे जाने दे उसको और 88,500, 89,000 ऐसा कुछ लेवल मिले तो ही वहां पे लॉन्ग के लिए जाए। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे गिरावट आ सकती है जो प्राइसेस को 89,000 तक ले जा सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ शेख खाजा हैं। इस हफ्ते हल्दी के भाव को लेकर क्या अपडेट है? भूपेश जी, हल्दी को लेकर क्या आउटलुक है? आज तो काफी ज्यादा जबरदस्त तेजी दिखी, 4.5-5% के आसपास। क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी क्या भूपेश जी? जी सर, अगर हल्दी के प्राइसेस की बात करी जाए तो हल्दी ही नहीं, आज
पूरे एनसीडीएक्स के सभी बाजार आज ग्रीन में थे और जो कि काफी अरसे के बाद दिखाई दिए। मुझे लगता है ट्रेंड और मोमेंटम की बात करी जाए तो हल्दी में अभी भी मोमेंटम बरकरार है। हो सकता है कि इस मोमेंटम में भाव 14,400 और 14,600 तक के भाव दिखा दे। कुल मिलाकर अभी शॉर्टिंग से दूरी बनानी चाहिए जब तक बाजार 13,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हल्दी को लेकर ये व्यू है। हालांकि ग्राफिक्स अगर दिखा दे तो लोगों को आसानी होगी। 14,500 के करीब बंद हुआ है। जीरा देखे तो 22,000 के ऊपर बंद हुआ है। चलिए जीरे पे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोनी हैं, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के। दिनेश जी, सबसे पहले जीरे पर आपका आउटलुक चाहिए। जीरे में आज जबरदस्त तेजी दिखी है। मई का वायदा 22,100 के करीब 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। क्यों आई है ये तेजी? क्या गिरावट पूरी हो गई और जो गिरावट दिख रही थी क्या वो भारत पाकिस्तान में जो तनाव चल रहा था उस वजह से थी? नमस्कार विश्वमन जी। नमस्कार आप सर। सही हो। एक्चुअल में जो मंदी, एक्सेज मंदी आई थी वो मतलब भारत पाकिस्तान के तनाव की वजह से आई। थोड़ा लगता था कि भी एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब होगा और डोमेस्टिक व्यापार भी सब तरह से डिस्टर्ब होगा। चूंकि जीरे का प्रोडक्शन एरिया जब ज्यादातर सप्लाई अभी ऊंझा, गुजरात और राजस्थान से है, तो और गुजरात और राजस्थान दोनों बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ से थोड़ी सप्लाई डिस्टर्ब हो रही थी। लग रहा था कि व्यापार कमजोर होगा, उसी से थोड़ा बाजार ज्यादा घटा था, तो वापस रिकवरी आई है। मेरे को लगता है ज्यादा कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं आएगी, लेकिन बड़ी तेजी भी अभी मेरे को मुश्किल लग रही है। जब तक एक्सपोर्ट का अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक जीरे में अच्छी तेजी भी आनी मुश्किल है सर। मेरे को लगता है आने वाले समय में थोड़ा एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिलना भी चाहिए, क्योंकि लोएस्ट भाव में इंडिया ही है। इंडिया के अलावा भी एक्सपोर्ट का भाव सभी जगह बहुत ऊंचा है। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए जो अभी भाव है इसमें ज्यादा गिरावट की अपेक्षा नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा धीरे बाजार आगे इंप्रूव होने की अपेक्षा कर सकते हैं। धनिया को लेकर लगातार लोग कह रहे थे कि धनिया वैल्यू आई है। वो कहते कहते तो 8,000 का धनिया 6,800 तक भी फिसल गया। हालांकि आज हल्की रिकवरी जरूर दिखी है। क्या लग रहा है धनिया में क्या करना चाहिए और आपको क्या लग रहा है ग्राउंड की स्थिति देखकर? सर धनिया में स्टॉकिस्ट बहुत फंसे हुए। जो गुजरात की क्रॉप थी सर, जो सोच रहे थे उससे कुछ एक्सेज आ गई और कुछ धनिया में अगर जो से 75 रुपए के बाजार जैसे टूटा ना, तो फाइनेंसरों के पास जिनकी फंडिंग थी ना, उनकी अभी कटिंग चल रही है सर। एक्चुअल में वो मतलब जिनके फंडिंग कर रखा था उनका आज बट्टा मिला के काफी पेमेंट में लॉस हो रहा था। तो बैंक फंडिंग वाला या मान लो जिन्होंने लोगों के फाइनेंस करा रखा है, तो फाइनेंस और लोगों की बिकवाली ज्यादा आ रही है अभी, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर में है। मेरे को लगता है अगले वीक तक ये पूरा प्रेशर निपट जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे धनिया में थोड़ी डिमांड भी आएगी, क्योंकि धनिया में मेजर काम डोमेस्टिक का है, तो डोमेस्टिक डिमांड ही ज्यादा रहेगी। थोड़ा बहुत अभी एक्सपोर्ट भी है ऐसे धनिया में। तो मेरे को लगता है जो भी अभी जो लो लेवल बनने हैं इस वीक के अंदर थोड़ा सेटल हो जाना चाहिए। उसके बाद मेरे को लगता है धनिया में ज्यादा मंदी नहीं आनी। अभी जो पैनिक कर रखा है वो फाइनेंसरों की सेलिंग की वजह से ही है। चलिए शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त दिया और जीरा पर और धनिया पर आपने अपनी राय दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हल्दी को लेकर। हल्दी में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। करीब 4.5% से ज़्यादा की तेजी हल्दी में दिखी है। 14,480 के करीब बंद हुआ है। रवि जी, क्या लग रहा है हल्दी में जो ये तेजी दिखी है, क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी क्या? लिमिटेड अपसाइड बचे। मुझे लग रहा है कि जैसे अभी तक का ट्रेंड रहा है, प्राइजेस 13,800 से 15,000 यही रेंज में प्राइजेस ने ट्रेड किया है। तो शायद एक और अपसाइड बचे 15,000 तक, और 15,000 के करीब प्लेसमेंट भी करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि नया कुछ ट्रेड लेना है। कल मॉर्निंग सेशन की जो वोलेटिलिटी है उसमें 14,200 करीब बाय कर ले। स्टॉप लॉस 14,000 का लगाए और 15,000 टारगेट के लिए वेट करना है। पर्टिकुलर जिस हिसाब से मीन्स के आपने देखा होगा, मीन्स जब से ये वॉर की मीन्स के न्यूज चली है तब से प्राइसेस में लगातार सारे एग्री बास्केट में प्रेशर था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग इस हिसाब से आया है एंड प्राइसेस में आज एक अच्छे अपसाइड देखने को मिले है। बट फंडामेंटल वाइज हायर लेवल पे प्रेशर भी आएगा 15,000 के करीब। वहां पे मेरे हिसाब से मुनाफा वसूली कर लें। ओके, चलिए तो हल्दी को लेकर आपकी ये राय। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता भी हैं, हल्दी के कारोबारी हैं। पूनम जी, आप क्या वजह मानते हैं इस तेजी के पीछे? पिछले 8-10 रोज से जो बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस चल रहा था, उसके वास्ते डोमेस्टिक गिराकी और एक्सपोर्ट गिराकी में काफी सडन फर्क पड़ गया था। हर आदमी का सेंटीमेंट कि भाई वार कितने दिन चलेगा, क्या रहेगा, लेने के लिए आगे पीछे हट रहे थे। परंतु जो परसों अपना सीज फायर हुआ, इससे लोगों को काफी दिमाग शांत हो गया है और वापस बाजार में लेवाली आ गई है। आज डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों की गिराकी काफी अच्छी थी
और दूसरा क्या है, जितनी भी बड़ी मंडी है, सांगली, निजामाबाद रोड, हर जगह दिन प्रतिदिन आवक कम होते जा रही है। इसके वजह से भी मतलब बाजार में थोड़ा रुख अच्छा बना हुआ है। खाली अभी मेन मराठवाड़ा जो सेक्शन है वही सप्लायर है पूरे इंडिया को, तो दिख तो रहा है इसमें, और इसमें 400-500 रुपए की तेजी आ सकती है। तो यहाँ से और तेजी लग रही है, क्योंकि जिस तरह के अनसर्टेनिटी थे वॉर की वजह से, अनसर्टेनिटी खत्म होने की वजह से ये सपोर्ट मिल रहा है। शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बेहद ही एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, वो हैं IMD के DG मृत्युंजय महापात्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। आप लोगों ने अनुमान सर जारी किया है मौसम को लेकर कि केरल में मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है, वो भी 5 दिन पहले। क्या अगर समय से पहले केरल में एंट्री हो रही है तो ये भी मानकर चलना चाहिए कि देश के बाकी हिस्से में भी समय से पहले मानसून पहुंचेगा, या वो कहना अभी जल्दबाजी होगी? IMD के प्रेडिक्शन के हिसाब से मानसून केरला कोस्ट में 27 मई के आसपास पहुंचने का उम्मीद किया जा रहा है, मगर ऐसे कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में भी अर्ली मानसून आएगा। जैसे 5 दिन पहले मानसून केरल के पास आने का संभावना है, मगर साउथ इंडिया की बात करें, जैसे कि केरल के बाद कर्नाटक होता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एडजॉइनिंग एरियाज, वहाँ अर्ली ऑनसेट होने का संभावना हो सकता है। मगर नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के साथ केरला मानसून ऑनसेट का कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है। ओके मृत्युंजय सर, एक सवाल मेरा आपके पास, आप लोगों ने अनुमान लगाया था कि 105% इस मानसून सीजन में बारिश होने वाली है, जो अपर एंड की तरफ है, सामान्य से ज़्यादा ही है, 96 से 104% का अनुमान होता है सामान्य। अब रीजन वाइज क्या कुछ ब्रेकअप दे सकते हैं कि किस इलाके में, किस एरिया में, किन राज्यों में किस तरह की बारिश होगी? हमारे इस बार जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री में नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है मानसून सीजन पे, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड एडजॉइनिंग एरियाज और लद्दाख एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ये सभी एरिया में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला में अच्छी बारिश होने का ज्यादा संभावना दिखाई दे रहा है। ओके सर, मृत्युंजय सर, एक अहम सवाल है जलाशयों की स्थिति को लेकर। ये मौजूदा स्थिति क्या है और आगे चलकर क्या स्थिति बदल सकती है? क्या कोई चिंता करने की बात है क्या? लेवल स्पेशली मानसून सीजन में कितना बारिश हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है, और लास्ट ईयर मानसून अच्छा होने के कारण, जैसे कि 107.6% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज हुआ था, मेनी रिजर्वर्स में रेनफॉल फुल या नियर फुल था, एक्सेप्ट जो फुटहिल्स और हिमालयस में जो रिवर्स होता है इसमें रेनफॉल बिलो नॉर्मल था। इस बार प्री मानसून सीजन की बात करें, अभी तक नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, और मई महीना में एबव नॉर्मल रेनफॉल लगभग 26% एबव लॉन्ग पीरियड एवरेज रिकॉर्ड किया हुआ है। ये रिजर्वर्स वगैरह के लिए अच्छा है, और आने वाला मानसून भी अच्छा होने का संभावना है। इसलिए हमारे सभी रिजर्वायर्स में नॉर्मल वाटर अवेलेबिलिटी होने का संभावना दिखाई दे रहा है। ओके सर, एल नीनो के कंडीशन को लेकर क्या स्थिति है, उस पर क्या अपडेट है सर? हमारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया है इसके हिसाब से जो न्यूट्रल कंडीशन अभी जारी है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, वो जारी रहेगा मानसून सीजन एंड तक। कोई एल नीनो कंडीशन डेवलप होने का प्रोबेबिलिटी नहीं है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और फटाफट से तमाम हमारे सवालों के जवाब भी दे दिए। कुछ सवाल और भी रह गए हैं, आगे जरूर मानसून सीजन में उस सवालों के जवाब लेंगे। शुक्रिया सर आपका। साथ ही भूपेश जी आपका, प्रथमेश जी आपका, रवि जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और फटाफट से ज्यादातर सवालों के जवाब दिए आप लोगों ने। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही। ब्रेक के बाद भी यहाँ खबरें चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ ET Now स्वदेश पर। नमस्कार।